अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर का पूरा नाम अलेक्जेंडर थर्ड और अलेक्जेंडर मैसेडोनियन था। सिकंदर फिलिप द्वितीय का बेटा था जो मैसेडोनिया और ओलंपिया के राजा थे। 23 वर्षीय राजकुमार सिकंदर ने 334 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया ग्रीक से विश्व को जीतने का सपना लेकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। सिकंदर की सेना में 1 लाख सैनिक थे जो 10,000 मील का रास्ता तय करते हुए ईरान से होते हुए सिंधु नदी के तट पर पहुंचे थे। 326 ईसा पूर्व की शुरुआत में जब सिकंदर ईरान में था तब उसने भारत के राजाओं को संदेशवाहक भेजकर कहा था कि वो उसकी अधीनता को स्वीकार कर लें। जब सिकंदर काबुल की घाटी में पहुंचा, इन सभी राजाओं ने उससे मिलना शुरू कर दिया था। उनमें से एक तक्षशिला नगर के राजकुमार अंभी थे। तक्षशिला में सिकंदर की खूब मेहमान नवाजी की गई। तक्षशिला सिकंदर की इतनी ज़्यादा मेहमान नवाजी इसलिए कर रहा था कि ताकि उसके दुश्मन पोरस से लड़ाई में सिकंदर उसका साथ दे सके। ऐसा करके तक्षशिला ने सिकंदर के लिए जानबूझकर भारत में आने के द्वार खोल दिए। उसने सिकंदर की सेना को अनाज से लेकर 5,000 भारतीय सैनिक और 60 हाथी भी भेंट किए। सिकंदर ने तक्षशिला में लगभग 2 महीने रहकर वहां के राजा की मेहमान नवाजी का आनंद लिया। अब सिकंदर के सामने समस्या थी कि सिंधु नदी पर पुल कैसे बनाया जाए। अब यहाँ तक्षशिला के राजा ने सिंधु नदी पर पुल बनवाने में सिकंदर की मदद की, क्योंकि तक्षशिला के लोगों को पता था कि किस तरह लकड़ी के नावों को जोड़कर नदी पर पुल बनाया जाता है। तभी सिकंदर के जासूसों ने उसे खबर दी कि पोरस के पास एक विशाल सेना है जिसमें बहुत ज़्यादा विशालकाय हाथी भी शामिल है। सिकंदर इस आत्मविश्वास से भरा हुआ था कि वह पोरस की विशाल सेना को हरा सकता है, लेकिन बरसात शुरू हो जाने के कारण ऐसा करना आसान नहीं रहा। इसलिए सिकंदर ने वहां से पोरस को संदेश भिजवाया कि वो अपनी सीमा पर आकर उससे मिले और उसका नियंत्रण स्वीकार कर ले। यह संदेश मिलने के बाद पोरस ने तुरंत सिकंदर को संदेश भेजा कि वो उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन वो अपनी राज्य की सीमा पर उनसे मिलने के लिए अवश्य तैयार हैं। सिकंदर और उसके सैनिक कई दिनों तक मार्च करते हुए झेलम नदी के पास पहुंचे। पोरस की सेना झेलम नदी के दूसरे तट पर युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। सिकंदर ने झेलम नदी के उत्तरी तट पर अपना शिविर लगाया। सिकंदर को एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां से उसका नदी पार करना पोरस को दिखाई ना दे। सिकंदर ने अपनी सेना पर से पोरस का ध्यान भटकाने के लिए नदी के तट से अपनी सेना को काफ़ी पीछे भेज दिया। सिकंदर ने कभी भी अपनी सेना को एक जगह पर नहीं रखा। कभी वो पश्चिम की ओर जाते तो कभी पूरब की ओर। इसी बीच सिकंदर की सेना जगह जगह पर इकट्ठे होकर काफ़ी शोर मचाने लगे। इन सब के बीच दूसरे तट पर मौजूद पोरस के सैनिकों ने सिकंदर के सैनिकों पर कड़ी नज़र रखनी छोड़ दी और पोरस की सेना एक ही जगह पर खड़ी रही, जिसका एक कारण ये भी था कि सबसे आगे युद्ध के लिए हाथियों को खड़ा किया गया था और उनको बार बार इधर उधर करना संभव नहीं था। उधर सिकंदर ने यह आदेश दिया कि आसपास के खेतों से अनाज उसके शिविर तक पहुंचाया जाए। जब पोरस के जासूसों ने ये खबर पोरस को दी तो उन्होंने उसका ये अर्थ निकाला कि वहाँ पर बरसात ख़त्म होने तक सिकंदर का ठहरने का विचार है। इसी बीच वहाँ पर भयंकर तूफान आ गया और सिकंदर ने इस तूफान का फ़ायदा उठाते हुए अपने सैनिकों से नदी पार करवा दी। सिकंदर और पोरस के सैनिकों की तुलना में पोरस के पक्ष में केवल एक ही बात थी कि उनकी सेना में बहुत ज़्यादा संख्या में विशालकाय हाथी मौजूद थे। अब ये युद्ध झेलम नदी के तट पर पंजाब के जलालपुर में शुरू हो गई। इस युद्ध में सबसे पहले सिकंदर को ही निशाना बनाया गया और उस पर तीरों की बौछार कर दी गई। उस वक्त सिकंदर अपने घोड़े पर सवार था। एक तीर आकर सिकंदर के घोड़े को लग जाता है और वो वहीं पर दम तोड़ देता है। सिकंदर तुरंत दूसरा घोड़ा लेता है और फिर से युद्ध शुरू कर देता है। इस युद्ध में जैसे ही पोरस के सैनिक दबाव में आए, तुरंत सिकंदर के सैनिकों ने पीछे से आकर पोरस के सैनिकों पर हमला कर दिया और पीछे जाने का रास्ता भी बंद कर दिया।
लेकिन एक विशालकाय हाथी पर सवार राजा पोरस ने लड़ना बंद नहीं किया था। इस दृश्य को देखकर सिकंदर ने पोरस के साहस और उनकी निडरता की प्रशंसा करते हुए उनके पास संदेश भिजवाया कि अगर वो आत्मसमर्पण कर दें तो उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन राजा पोरस ने आत्मसमर्पण करने से साफ इनकार कर दिया और युद्ध चलता रहा। फिर सिकंदर ने पोरस के पास दूसरा संदेशवाहक भेजा जो कि पोरस को हथियार डालने के लिए मना लेता है। जब दोनों राजा मिले तो पोरस के हाथी ने घायल होते हुए भी घुटने के बल बैठकर उन्हें नीचे उतरने में मदद की। पोरस को बंदी बनाने के बाद सिकंदर ने पोरस से पूछा कि उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाना चाहिए। इस पर पोरस ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर ने पोरस के शरीर पर लगे घावों का इलाज कराने के लिए युद्ध के मैदान से जाने की अनुमति दे देता है। सिकंदर पोरस की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने युद्ध में जीते हुए राज्य को पोरस को वापस लौटा दिया, जिसे सिकंदर के सहायकों समेत सैनिकों ने इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। सिकंदर पोरस के राज्य को जीतने के बाद वहाँ से भी आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन सिकंदर के पुराने सैनिकों ने उससे बोलते हुए कहा कि तमाम खतरों के बीच इतने लंबे समय तक आपके साथ यहाँ तक आने से हमारा सम्मान बढ़ा है, लेकिन अब हम थक चुके हैं और हमारी हिम्मत अब जवाब दे चुकी है। इस विजय अभियान में हमारे न जाने कितने ही सैनिक मारे गए और जो बचे भी हैं उनके पूरे शरीर पर इस अभियान के दौरान हुए युद्ध के निशान मौजूद हैं। हम अपने माता पिता को देखना चाहते हैं और अपने परिवार को फिर से गले लगाना चाहते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम सब वापस अपने देश मैसिडोनिया चलें। उसके बाद आप नई उम्र के लोगों को लेकर एक बार फिर से दूसरे अभियान पर निकल जाइएगा। जहाँ तक हमारा सवाल है, अब हम इससे आगे नहीं जा सकते। और इस बात का सभी सैनिकों ने एक स्वर में समर्थन किया, लेकिन सिकंदर को ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। सिकंदर क्रोध में उठा और अपने शिविर में चला गया। 2 दिनों तक उसने किसी से भी कोई बात नहीं की। सिकंदर इस इंतज़ार में रहा कि उसके सभी सैनिक आएंगे और उसको मनाएंगे और अपने कहे पर माफ़ी मांगेंगे। लेकिन 2 दिन बीत गए और उसका कोई भी सैनिक या सहायक सिकंदर के पास नहीं आया। अंत में सिकंदर को ये स्वीकार करना पड़ा कि विश्व विजेता बनने का उसका सपना अब कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। उसने अपने सभी सैनिकों को इकट्ठा करके ये घोषणा किया कि वो अपने घर मैसिडोनिया वापस जा रहे हैं। ऐसा कहते हुए सिकंदर के स्वर में उदासी छाई हुई थी। पूरी दुनिया पर अपने शासन का सपना देखने वाला सिकंदर जब 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन पहुंचा तो सम्राट सिकंदर बुरी तरह से बीमार पड़ जाते हैं और फिर 32 साल की उम्र में 13 जून 323 ईसा पूर्व में उन्होंने दम तोड़ दिया। इसी तरह सिकंदर की कहानी का अंत हो जाता है।